तो चलिए दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं ताजा और बड़ी खबरें। रो एजेंट बनेगी सीमा हैदर, घर पर हुआ ऑडिशन। साथ ही दोस्तों आगे बात करेंगे कि हिंसा के बाद नूह गुरुग्राम से पलायन शुरू, बंगाल एमपी लौटने को मजबूर हुए लोग। साथ ही दोस्तों आगे बात करेंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI सर्वे को मिलेगी इजाजत, इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसला कल। साथ ही दोस्तों आगे बात करेंगे कि मजबूरी या जरूरत, भारत के साथ बातचीत की टेबल पर आने को क्यों है बेचैन पाकिस्तान। साथ ही दोस्तों आगे बात करेंगे कि राष्ट्रीय बजरंग दल क्या है जिस पर बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देने का लगा आरोप, असली बजरंग दल से कितना है अलग। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं पूरी अपडेट के साथ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं लाइट कैमरा एक्शन। रो एजेंट में बनेगी सीमा हैदर, घर पर हुआ ऑडिशन। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं कि सीमा हैदर जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आ सकती है। वहीं जानी फायरफॉक्स पर प्रोडक्शन हाउस की टीम ने सीमा और सचिन से मुलाकात की है और इस दौरान टीम ने सीमा का भगवा शॉल ओढ़ाकर स्वागत भी किया। वहीं सीमा का कहना है कि ATS की क्लीन चिट मिलने के बाद वह फिल्म में काम करेगी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि सीमा हैदर से जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस की टीम ने ग्रेटर नोएडा पहुंचकर मुलाकात की और टीम ने सीमा का ऑडिशन भी लिया। वहीं टीम की ओर से बताया गया है कि सीमा जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनने वाली फिल्म ए टेलर मर्डर स्टोरी में रो एजेंट का किरदार निभाती नजर आएगी। वहीं सनातन धर्म अपनाने पर टीम ने सीमा का भगवा शॉल उड़ाकर स्वागत भी किया और इस दौरान सीमा ने टीम के सदस्यों का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया और सीमा बहुत ही ज्यादा खुश नजर आई। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि बुधवार को जोनी फायरफॉक्स की टीम के सदस्यों ने सीमा हैदर से मुलाकात की और उदयपुर में हुई दर्जी कन्हैयालाल साहू की हत्या पर बन रही फिल्म ए टेलर मर्डर स्टोरी फिल्म के डायरेक्टर जयंत सिन्हा और भारत सिंह ने सीमा हैदर और सचिन से मुलाकात की। साथ ही सीमा हैदर का ऑडिशन भी लिया और सीमा हैदर की इस सभी से काफी देर तक मुलाकात हुई और टीम ने सनातन धर्म अपनाने वाली सीमा हैदर का भगवा शॉल उड़ाकर स्वागत भी किया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनने वाली फिल्म ए टेलर मर्डर स्टोरी फिल्म में सीमा हैदर रो एजेंट का किरदार निभाती नजर आएगी। वहीं टीम की ओर से कहा गया है कि सीमा इस फिल्म में भारत की तरफ से रो एजेंट की भूमिका निभाएगी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इधर ATS से क्लीन चिट का इंतजार कर रही है और फिल्म में काम करने को लेकर उत्साहित नजर आ रही है। वहीं सीमा हैदर का कहना है कि वह फिल्म में काम करना चाहती है, उन्हें केवल UP ATS की ओर से क्लीन चिट का इंतजार है। और बता दें कि मूवी डायरेक्टर अमित जानी ने भी अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया था। साथ ही उन्होंने सीमा के घर जाकर एडवांस में चेक देने को भी बात की थी, मगर इस ऑफर पर सीमा सचिन के घर वालों ने कहा था कि जब तक उनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के एक कारोबारी ने सचिन और सीमा को चिट्ठी लिखी और 3 पन्नों की चिट्ठी में सीमा हैदर और सचिन को गुजरात में 50-50 हजार रुपए की प्रतिमाह महीने की सैलरी पर नौकरी ऑफर किया गया। उसमें लिखा है कि वो कभी भी गुजरात पहुंचकर नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा चिट्ठी में आगे लिखा गया कि उन दोनों की हर संभव मदद की जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। मजबूरी या जरूरत, भारत के साथ बातचीत के टेबल पर आने को क्यों बेचैन है पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत की पेशकश की है। वहीं शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान गंभीर मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है। ऐसे में जानते हैं कि पाकिस्तान आखिर भारत से बातचीत करने के लिए इतना बेचैन क्यों है और क्या भारत उस पर भरोसा कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि इधर कहते हैं ना, जब कंगाली दरवाजे से अंदर आती है तो सारी अकड़ खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाती है। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हो रहा। अब जब पाकिस्तान बुरी तरह से आर्थिक तंगे से जूझ रहा तो ऐसे में उसने भारत से बातचीत की पहल शुरू की है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत की पेशकश की है और शरीफ ने कहा कि हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं और यहां तक कि अपने पड़ोसी के साथ भी। वहीं बशर्ते पड़ोसी मेज पर गंभीर मुद्दों पर बात करने के लिए गंभीर हो, क्योंकि जंग अब कोई समाधान नहीं। वहीं प्रधानमंत्री शरीफ ने यह भी कहा कि जब तक अनसुलझी
सुलझे मुद्दों का समाधान नहीं किया जाता तब तक हम दोनों सामान्य पड़ोसी नहीं बन सकते। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि शहबाज शरीफ का ये बयान ऐसे समय आया जब पाकिस्तान लगभग 1.5 साल से राजनीतिक और आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। वहीं शहबाज शरीफ इससे पहले भी भारत से बातचीत की पेशकश कर चुके हैं और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि इसी साल जून में दिल्ली में एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि आतंकवाद को किसी भी हाल में मंजूरी नहीं दे सकते। हम नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का आधार आतंकवाद हो। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जयशंकर ने कहा था कि जब तक सीमा पर आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता तब तक पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध संभव नहीं है। और इससे पहले मई में जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने भारत आए थे तो जयशंकर ने उन्हें आतंकी इंडस्ट्री का प्रवक्ता बताया था और जयशंकर ने तब भी कहा था कि आतंकवाद के पीड़ित और साजिशकर्ता एक साथ बैठकर बातचीत नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, फरवरी में जब पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उभारने में भारत की ओर से मदद किए जाने के सवाल पर जयशंकर ने कहा था कि मैं जानता हूं कि मेरे लिए लोग इस बारे में क्या महसूस करते हैं और मुझे लगता है कि आप इसका जवाब जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। हिंसा के बाद नूह गुरुग्राम से पलायन हुए शुरू, बंगाल एमपी लौटने को हुए मजबूर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा का नूह 31 जुलाई को हिंसा की आग में झुलसा था और उसमें 2 होमगार्ड और 1 मौलवी सहित 6 लोगों की मौत हो गई। यह हिंसा उस वक्त भड़की जब मेवात में एक धार्मिक यात्रा निकाली जा रही थी। वहीं नूह, पलावल, मानेसर और सोहाना और पटौदी में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। लेकिन हिंसा के बाद अब डर का माहौल ऐसा है कि लोग यहां से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। लोगों को अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर डर है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इधर हरियाणा में 31 जुलाई यानी सोमवार को हिंसा भड़की थी और इस रोज 2 समुदाय के बीच टकराव हुआ था और हिंसा की आग में दोनों समुदाय के घर झुलसे। और इतना ही नहीं, हिंसा झड़प में 2 होमगार्ड और 1 मौलवी सहित 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं सीएम खट्टर कह चुके हैं कि पुलिस हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती है। आलम यह है कि जहां हिंसा हुई वहां पलायन का दौर शुरू हो चुका है। पलायन करने वालों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही शामिल हैं और इन लोगों का कहना है कि अब यहाँ डर लग रहा है और अभी यहाँ रहने लायक हालात नहीं बचे। परिवार की बेहतरीन के लिए यहाँ से जा रहे हैं और भविष्य में अगर हालात सुधरते हैं तो हम वापस आ सकते हैं। वहीं पलायन करने वाले परिवार नूह और गुरुग्राम के रहने वाले। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इधर नूह से शुरू हुआ हिंसा का दौर गुरुग्राम तक पहुंचा और गुरुग्राम के सेक्टर 70A में एक झुग्गी में रहने वाले रहमत अली ने कहा कि मंगलवार की रात कुछ लोग मोटरसाइकिल पर आए और हमें धमकी दी गई कि अगर हम वहां से नहीं गए तो वो हमारी झुग्गी में आग लगा देंगे। साथ ही पुलिस से ही यहाँ मौजूद है, लेकिन परिवार डरा हुआ है और हम शहर छोड़ रहे हैं। और रहमत अली ऑटो रिक्शा चलाते हैं और हिंसा से डरे हुए रहमत अली अपने घर पश्चिम बंगाल वापस जाने में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति सुधरने पर हम वापस आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI सर्वे को मिलेगी इजाजत, इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसला कल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। इसका फैसला 3 अगस्त यानी कल। इस फैसले का सभी वे सर्वे से इंतजार कर रहे थे और तब तक सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट से लगी रोक कारोबार रहेगी। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंध समिति की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। और दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोर्ट में दोनों पक्षों की लगातार 2 दिन बहस चली। दोनों तरफ से दलील पेश की गई और कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 27 जुलाई को अपने फैसले को रिजर्व कर लिया था। अब 3 अगस्त यानी कि आज को कोर्ट अपना फैसला दोपहर बाद सुनाएगी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कोर्ट IASI के एडिशनल डायरेक्टर जनरल आलोक त्रिपाठी ने साफ कर दिया था कि सर्वे से निर्माण में कोई नुकसान नहीं होगा और साइंटिफिक सर्वे में अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल होगा। अपर सोलिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह ने दाखिल हल्फनामे को उद्धृत किया और याची
के वरिष्ठ अधिवक्ता SFA नकवी व पुनीत गुप्ता ने ASI अधिकारियों के कुदाल फावड़े के साथ आने की फोटोग्राफ दिखाते हुए सर्वे से भवन के ध्वस्त होने की आशंका जताई। उन्होंने कहा था कि सर्वे आदेश समय पूर्व दिया गया है और साक्ष्य पूरा होने के बाद सर्वे कराना चाहिए था। अभी सिविल वाद की ग्राह्यता की आपत्ति भी तय की जानी चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इसके जवाब में अपर महानिदेशक ने कहा था कि तहखाने में कई जगह इकट्ठा मलबा साफ करने के लिए कुदाल फावड़ा लेकर आए थे। वहीं परिसर में किसी प्रकार की खुदाई नहीं होगी और कोर्ट द्वारा पूछे जाने पर महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने कहा कि राज्य सरकार का विवाद से कोई सरोकार नहीं है। वहीं सरकार की केवल जरूरत पड़ने पर कानून व्यवस्था कायम रखने की है और जिसके लिए पुलिस, PSP, CISF तैनात है। और इस मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता शंकर जैन ने कहा था कि अदालत को किसी भी समय न्याय हित में कमिश्नर भेजकर स्थलीय जांच कराने की कानूनी शक्ति प्राप्त है और एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद वादियों में साइंटिफिक सर्वे कराने की अर्जी दी गई, क्योंकि कमिश्नर रिपोर्ट में तीनों गुंबदों के नीचे हिंदू मंदिर शिखर पाया गया और दीवार पर संस्कृत श्लोक मिले हैं। वहीं स्वास्तिक सहित तमाम हिंदू धर्म चिन्ह मिले हैं और सिविल बात तय करने के लिए न्याय हित में साइंटिफिक सर्वे कराना जरूरी है, जिसमें से स्वीकार करते हुए अदालत ने प्राप्त सिविलिंग एरिया को छोड़कर शेष भवन का ASI से सर्वे रिपोर्ट मांगी है। इसे याचिका में मात्र आशंका के आधार पर चुनौती दी गई थी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। राष्ट्रीय बजरंग दल क्या है जिस पर बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देने का लगा आरोप, असली बजरंग दल से कितना है अलग? जी हां दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि असम पुलिस ने राष्ट्रीय बजरंग दल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं राष्ट्रीय बजरंग दल पर युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का आरोप है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 24 से 30 जुलाई के असम के दरांग जिले में राष्ट्रीय बजरंग दल ने ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया था और इस कैंप में 18 से 30 साल के युवा शामिल थे। वहीं राष्ट्रीय बजरंग दल के असम शाखा के अध्यक्ष दिनेश कलिता ने दावा किया था कि इस कैंप में असम के 28 जिलों से आए 400 से ज्यादा युवा शामिल थे। इन्होंने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तलवारबाजी, तीरंदाजी और बंदूक चलाने के साथ साथ मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दी थी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इस ट्रेनिंग कैंप का एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और जिसके बाद बवाल बढ़ गया। इसके बाद विपक्षी पार्टियों ने सरकार से इस पर कार्रवाई करने की मांग की थी। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने IPC की धारा 153A और 34 के तहत केस कर लिया गया है और इसके साथ ही हेमंता पयांग और रतन दास नाम के शख्स को हिरासत में ले लिया। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे सवाल उठता है कि अब तक तो बजरंग दल सुनने में आता था, लेकिन राष्ट्रीय बजरंग दल क्या है ये जानने से पहले थोड़ा इतिहास में जाना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि इसकी कहानी शुरू होती है प्रवीण तोगड़िया से। वहीं प्रवीण तोगड़िया जो कभी विश्व हिंदू परिषद यानी कि VHP के सबसे बड़े नेता माने जाते थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीबी हुआ करते थे, लेकिन प्रवीण तोगड़िया मोदी सरकार के कट्टर आलोचक रहे और विश्व हिंदू परिषद से उनकी विदाई की एक वजह से भी मानी जाती है। दरअसल अप्रैल 2018 में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए वोट डाले गए और VHP के 53 साल के इतिहास में ये पहली बार था जब अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था। और इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल विष्णु सदाशिव कोकजे को अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और उनसे पहले राघव रेड्डी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिन्होंने तोगड़िया को करीबी माना जाता था। और चुनाव में कोकजे को 131 और रेड्डी को 60 वोट मिले और VHP का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष की कार्यकारी अध्यक्ष और बाकी दूसरे पदाधिकारियों को नियुक्त करता है और कोकजे ने तोगड़िया की जगह आलोक कुमार को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया।